हेलो। हाँ, चलिए 32 हो गया था। अगले वाले सवाल से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। 34 जो इन बिटवीन वाला है वो होमवर्क में करेंगे, क्लास में सिलेक्टेड वाले ही करने वाले हैं हम। 34 वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। कंपाउंड्स देखकर बड़े बड़े कंपाउंड्स दिख रहे हैं, लेकिन रिएक्शन आसान है। रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले Cl का नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? Cl -1 होता है, तो Cl के लिए -1, तो इसके लिए +1 होगा। आपको Ag दूसरा कंपाउंड जो है वो AgNO3 है। पहला कंपाउंड CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3 जो भी है। अगर आपको सवाल में क्या बोला है, इतना AgNO3 वगैरह कितना लगेगा रिक्वायर्ड टू क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयंस। प्रेसिपिटेट ऑफ क्लोराइड आयन क्या होगा? क्लोरीन को हमें प्रेसिपिटेट करना है, उसको नीचे उसको किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्मेट में सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाना है, उसी का मतलब प्रेसिपिटेशन होता है। तो वो बनेगा केवल Ag के साथ। NO3 तो निगेटिव आयन होगा, Ag पॉजिटिव आयन होगा। ये CONH3 टेकन 6 टाइम्स तो ऑलरेडी उसी के साथ पॉजिटिव आयन लगकर बैठा हुआ है। तो Cl के 3 आयन हैं, Ag के साथ वो मिक्स होने वाले हैं। आपको Ag और Cl का कंपाउंड पता है, AgCl बनता है। ये कंपाउंड पता है AgCl। अगर मतलब उसका नाम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये नहीं भी पता होगा तो भी ठीक है, उसका केवल बैलेंसिंग करना होगा। Ag का +1 होता है, Cl का -1 होता है, तो AgCl कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं। क्या रिएक्शन लिखी जाएगी? CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3 है ना इसके साथ, Cl3 प्लस AgNO3 है ना, AgNO3 will give me CONH3 taken 6 times, और इसके साथ अब NO3 लगेगा, इसका NO3 उसके साथ, उसका Cl इसके साथ, प्लस AgCl। ये मेरी रिएक्शन हो जाएगी। इसको अभी बैलेंस करेंगे। बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी ना, ये यहाँ पर Cl 3 है, यहाँ पर Cl 1 ही है, तो बैलेंस अगर करना है तो ये Cl3 यहाँ पर 3 AgCl बनकर बैलेंस हो जाएगा। तो Ag के 3 आयन बन गए, यहाँ पर Ag का एक ही आयन था, तो यहाँ पर भी 3 करना होगा। तो अब और NO3 के 3 आयन्स यहाँ पर बन गए। यहाँ पर Cl -1 था, NO3 भी -1 था, क्योंकि वो पहले Ag के साथ जुड़ा था। Ag +1 है तो NO3 भी -1 ही होगा। तो NO3 -1 Cl -1, अगर Cl के जगह पर NO3 आ रहा है तो NO3 भी तो 3 बार लगेगा, क्योंकि Cl 3 बार लग रहा था, आयन सेम है दोनों के। तो यहां पर भी NO3 3 बार ऐसे लगेगा। क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है? CONH3 टेकन 6 टाइम्स, CONH3 टेकन 6 टाइम्स, 3NO3, 3NO3, Cl3, Cl3, Ag3, Ag3, सारे के सारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं। ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। समझ में आया? अब आपको बोला है कितना वॉल्यूम ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड है, उसकी मोलैरिटी वगैरह दे दी है, तो इसका वॉल्यूम बेसिकली मुझे चाहिए। रिक्वायर्ड टू क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयन इन 0.3 ग्राम ऑफ दिस। इसका मुझे मास दे दिया है। ठीक है, कितना मास दिया है? 0.3 ग्राम ऑफ दिस। इसके नंबर ऑफ मोल्स में लिख सकता हूं, कितने लिखे जाएंगे? गिवन मास 0.3 अपॉन उसका मोलार मास मुझे दे दिया है, CONH3 taken 6 times Cl3, 267.46, 267.46, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इसके 1 मोल के लिए कितने मोल प्रेसिपिटेट बने, ये बात समझ में आ रही है? रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, तो अगर मैंने इसका 1 मोल ले लिया तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके 3 मोल की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके तो रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस होगी, कंप्लीटली खत्म हो पाएगी।
इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसका कितना मोल बना? 1 मोल, और इसका कितना मोल बना? 3 मोल। तो रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट लेने के बाद मुझे 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए है। ठीक है, तो इसके मैंने इतने नंबर ऑफ मोल लिए, तो उसके कितने मोल बनेंगे? 3 इंटू दिस। बात समझ में आई है? 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट मुझे क्या दे रहा है? 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो 1 मोल के जगह पर 0.3 अपॉन 267.46 मोल्स ऑफ आर विल गिव मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यूनिटरी मेथड समझ में आ रही है? ये क्या होता है, इसको अगर मैंने x लिख लिया तो x इंटू 1 इक्वल्स टू 3 इंटू दिस। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना इसको, यूनिटरी मेथड की है ना हमने क्लास में, कर सकते हैं ना ये। तो ये x विल बी रिटन है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखा जाएगा x इंटू 1 इक्वल्स टू 3 इंटू दिस। तो 3 इंटू 0.3 विल बी 0.9 अपॉन 267.46। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझी है पक्का? तो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गए 0.9 अपॉन 267.46 के बराबर। क्लियर है? इतने नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइनल मिल गए। अब मुझे पूछा है कितना वॉल्यूम ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड है। तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल मिले उतने ही नंबर ऑफ मोल इसके भी रिक्वायर्ड है। दोनों का कोएफिशिएंट 3 और 3 है, तो सेम नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है। इसका 1 तो इसके 3, तो इसका 1 बना और इसके 3 बने। तो जितने इसके बने उतने ही इसके लगे नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग सेम यूनिटरी मेथड। समझ में आया बेटा? जितने कोएफिशिएंट होंगे उतने नंबर ऑफ मोल लगेंगे ना। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो उसका अगर 1 नंबर ऑफ मोल लिख लिया, इसके 3 नंबर ऑफ मोल ले लिए, तो इसका 1 नंबर ऑफ मोल बना और इसके 3 नंबर ऑफ मोल बन गए। ठीक है, अब इसके जितने नंबर ऑफ मोल बने उतने ही इसके लगे। लिंक पाठोली डायरेक्टली ग्रुप पर भेज दी थी, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर चली गई है लिंक डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये बात समझी सबको? इसके जितने नंबर ऑफ मोल है बने उतने इसके रिक्वायर्ड थे। ठीक है, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम था, तो उसके जितने बने उतने इसके भी रिक्वायर्ड है। 0.9 अपॉन 267.46। ये नंबर्स गंदे दिख रहे हैं, ये सबसे एंड में हैंडल करेंगे हम। ठीक है, नंबर्स को अभी हैंडल नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रखेंगे। इतने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है, आपको उसकी मोलैरिटी दे दी है और आपको उसका वॉल्यूम पूछा है। मोलैरिटी की डेफिनेशन याद है सबको? क्या होती थी डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद है? तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गए, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पूछा है और मोलैरिटी मुझे दे दी है। तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके दो चीजें पता है, तीसरी चीज पूछी है, सीधे इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या इक्वेशन होगा? नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.9 अपॉन 267.46 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मुझे पूछा है इक्वल्स टू मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? 0.125 मोल्स। क्लियर है? ये वॉल्यूम किस यूनिट में होता है? लीटर्स में। मुझे यूनिट कौन सा दिया है? ml। तो इसको फाइनली निकालने के बाद कन्वर्ट भी करना होगा। क्लियर है? बस उसको ध्यान रखेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करके वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस 0.125 को मैं थोड़ा अच्छे नंबर में लिख सकता हूं। 0.125 का डबल कितना होगा करके बताइए? 0.125 इंटू 2.25, और ये अच्छा नंबर है। 0.25 कितना होता है? 1/4। 1/4 इज 0.25। उसका भी आधा 0.125
1/4 का आधा कितना, 1/8। तो इस नंबर को हमेशा ध्यान रखेंगे, 0.125 इज 1/8। कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी जाती है, ठीक है। तो ये नंबर क्या बनेगा, 1/8। इसको एक डेसिमल प्लेस हटा दो, इसका एक डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा, सही है। दोनों का एक एक डेसिमल प्लेस हटा दिया मैंने। तो ये 1/8 जब उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, v ऊपर आएगा, तो v विल बी रिटन एज 8 into 9 विच इज 72 अपॉन 2674.6। बात समझी? इतना लीटर्स। जब मैं इसको ml में करूंगा तो इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर इज 1000 ml, इतना ml मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। क्या बात समझ में आई है? उसने सवाल में बोला रिपोर्ट द नियरेस्ट इंटीजर एज द आंसर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो भी आंसर आ रहा होगा उसका नियरेस्ट इंटीजर उसको राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर में लिखा जाएगा। ये बात समझी है? कैलकुलेट करिए इसको। अभी ये दिख गंदा रहा है तो इसका आंसर भी थोड़ा सा गंदा ही आएगा, बट वो डेसिमल में अच्छा नंबर मिलकर निकल कर आएगा, ठीक है। 0.9 समथिंग 0.9 समथिंग 0.9795 ऐसे आएगा, तो उसको आगे वाले नंबर पर अप्रोक्सीमेट कर देंगे। पहले तो अगर मैं 3 जीरोस को हटा दूंगा तो ये डेसिमल 1 2 3 2.6 ऐसे बन जाएगा। तो ये नंबर बना 72 अपॉन 2.6746। पूरा आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। 2.67 भी अगर मैंने अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लिया, क्योंकि मुझे फाइनली केवल राउंड ऑफ ही करना है, तो 2.67 अगर मैंने इसको लिख लिया, 2.67 को भी लिखा जा सकता है कोई अच्छे फ्रैक्शन में। इट इज 8/3। 2.66 इज 8/3। 2.67 करीब करीब 2.66 लिखा जा सकता है। तो ये अच्छा फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि 8 से 72 कैंसिल होगा ना। फिर समझ में आ रही है बातें? नंबर्स को मैनिपुलेट करना आ रहा है। तो मैं इसको करीब करीब लिख लूंगा 72 अपॉन 2.67, और 2.67 को मैं लिख सकता हूं 8/3। वो बाई 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 8 से 72 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9, 9 3 जा 27। ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है? एग्जैक्ट आंसर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? डिनोमिनेटर बड़ा था जिसको मैंने छोटा किया। अगर मैंने डिनोमिनेटर को घटाया, छोटा किया, तो मेरा फाइनल आंसर बढ़ के मिलेगा। डिनोमिनेटर छोटा करना मतलब नंबर बढ़ाना ना ओवरऑल। तो मेरा ये जो फाइनल आंसर आया है ये छोटे डिनोमिनेटर के साथ आया है, मतलब ये मेरा आंसर थोड़ा सा बड़ा है एक्चुअल आंसर से। तो एक्चुअल आंसर 26.9 26.8 ऐसे कुछ आएगा। तो उसको राउंड ऑफ एनीवे अगर हम करेंगे नियरेस्ट इंटीजर को, तो आंसर आना चाहिए 27। समझा? कैलकुलेशन कर पाओगे सब लोग? एक बार ये सवाल अपने हाथ से स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड पर देख लीजिएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। कंप्लीट कर लीजिए सब लोग। जहां जहां पर अटके हैं बोर्ड पर हिंट ले लीजिएगा। कहां पर अगर कोई स्टेप नहीं समझी है तो पूछ लीजिए, और फिर जैसे ही समझ में आ जाएगा फिर बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है? केवल लिखने के पीछे मत भागिए। अगर समझ में आया है तो लिख भी पाएंगे। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी कंप्लीट नहीं भी कर पाओगे सवाल को खुद से, तो आप पीडीएफ में देखकर घर पर भी कंप्लीट कर पाएंगे। अभी समझने की कोशिश करेंगे सवाल में क्या हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे क्रूशियल स्टेप है रिएक्शन को लिखना और फिर उसको बैलेंस करना। क्योंकि अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया या गलत बैलेंस कर दिया, तो आगे का आपका पूरा ये जो यूनिटरी मेथड और ये जो सारे नंबर्स आए थे मोल्स के, यही गलत आ जाएंगे। ये गलत आ जाएगा तो आगे का कैलकुलेशन ऑफकोर्स गलत ही होना। ठीक है? तो पहले तो रिएक्शन लिखना और उसको सही तरीके से बैलेंस करना, ये सबसे क्रूशियल स्टेप्स है। फिर उसके आगे नंबर्स को हैंडल करना होता है, जो हम मैथ्स में भी करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी किया जा सकता है। ठीक है? समझा है सबको? चले आगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वैसे तो जो डायग्राम दी है, जो ये कंपाउंड आपको दिया है, ये आपको अभी फिलहाल नहीं आएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। बट इसको
अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ये जो भी शेप्स दिख रहे हैं इसके हर एक वर्टेक्स पे, आपने इस तरीके के शेप्स इससे पहले देखे होंगे, इसके हर एक वर्टेक्स पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो जहां जहां पर 4 बॉन्ड्स है, 4 लाइंस है, वहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। जहां पर 4 से कम बॉन्ड्स है, जितने बॉन्ड्स है 4 माइनस दैट विल बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर मैंने कार्बन लिखा 1 2 3 4, चारों बॉन्ड्स हो गए, तो क्या वहां पर कोई हाइड्रोजन बचेगा? नहीं, तो यहां पर केवल कार्बन आ गया। यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये NH तो उन्होंने ही दे दिया, तो यहां पर अलग कुछ बचेगा नहीं। यहां पर भी एक कार्बन होगा, 4 बॉन्ड्स कंप्लीटेड है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स कंप्लीटेड है। यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड्स हैं? ये 2 और ये 1, 3 ही बॉन्ड्स है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन बचेगा, क्योंकि चौथा बॉन्ड उसको कंप्लीट करना है ना। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 ही बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो यहां पर उसके साथ एक हाइड्रोजन भी चिपक कर आएगा। ये भूलेंगे नहीं, ये गलती होती है। हाइड्रोजन को सही से काउंट करेंगे। कार्बन तो दिख जाएगा आपको, हर एक वर्टेक्स पर कार्बन आ जाएगा, बट उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 वैलेंस, वो 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहां पर एक कार्बन, 3 बॉन्ड आ गए, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सही है। यहां पर कार्बन 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन बचा। यहां पर कार्बन, ये डॉटेड वाली जो लाइन है, ये भी एक बॉन्ड ही होता है, वो बस पेज के बाहर आने वाला बॉन्ड है या अंदर जाने वाला बॉन्ड है, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक बॉन्ड हो गया, 1 2 और ये 3, तो यहां पर 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन बचा। यहां पर भी 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन बचा। इस वाले वर्टेक्स के लिए भी कार्बन लिखा जाएगा, क्योंकि वो भी एक अलग वर्टेक्स है। वहां पर 2 ही बॉन्ड है, तो यहां पर CH2 बनेगा। सही है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन, अब हर एक वर्टेक्स मैंने लिख लिया है। अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में या इस पूरे कंपाउंड को एक सिंगल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करूंगा, तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई कार्बन है? 9 ही है ना कार्बन, तो C9। हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, 1 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है, तो C9H10। इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5 है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 2, और कोई नाइट्रोजन नहीं है ना, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। आगे क्या है? आयोडीन भी है और फ्लोरीन भी है। F लिख लेते हैं इसी के साथ। F एक ही है और आयोडीन भी एक ही है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैंने काउंट हर किसी का लिखने के लिए नीचे 1 1 लिख लिया। क्या इसके अलावा और कोई एटम है इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे कंपाउंड में? इतने ही है। अब ये मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया है। इससे मुझे क्या चीज पूछी है? इतने नंबर ऑफ मोल दिए हैं और उसका वेट पूछा है। तो पहले तो मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूं। सही है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 2 प्लस फ्लोरीन का कितना? 19 और 127। 19 इंटू 1 प्लस 127 इंटू 1। ये पूरा नंबर मुझे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताएंगे सब लोग। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ये बात समझी ना सबको? मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखा? वो लिखा है इस कंपाउंड के नाम से, इस कंपाउंड का नाम यहां से लिख लिया, उसमें जहां जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की कमी थी वो सब सही से लिख लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये जरा बताइए। मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाएगा M विल बी इक्वल्स टू, क्या आया वैल्यू? 3782, 372, इतना ही। अच्छा, आपका भी वही आया है, बाकी लोग भी वेरीफाई करेंगे। 372, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं। ठीक है, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कर सकता हूं ना भरोसा? पक्का? बाकी लोग 372 आ रहा है, 362 आ रहा है। वेरीफाई करिए एक बार दोनों लोग अपना अपना आंसर। क्या आया? 72 आया।
ठीक है, ज्यादातर लोगों का 72 आ रहा है, आपकी शायद कुछ गलती हो गई होगी, करेक्ट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास आ गया 372 के बराबर। आपको बोला है 0.1 मोल, तो एक मोल के अंदर 372 ग्राम्स इतना मॉलिक्यूलर मास होगा। 0.1 मोल के अंदर कितना होगा? 37.2 ग्राम्स। बस एक डेसिमल प्लेस लगा देना है। ये 1.0 का 0.1 मतलब 1/10 कर दिया है, तो इसके लिए भी 1/10 करेंगे तो 37.2 ग्राम आएगा। ये समझा सबको? यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो 37.2 ग्राम का मास आपके गिवन नंबर ऑफ मोल्स में इसका आना चाहिए। 0.1 मोल ऑफ द फॉलोइंग गिवन एंटीवायरल कंपाउंड जो भी है विल वे कितना ग्राम? तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -1 अगर आप बाहर निकालोगे तो ये 372 इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम इतना बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 372 के बराबर। समझा? तो बेसिकली सवाल में पूरा घुमा फिरा के उसने आपको क्या चीज पूछी है? मॉलिक्यूलर वेट ही पूछा है, उसको बस घुमाया है अलग अलग तरीके से और लैंग्वेज में बदल दिया है। पूछा क्या है फाइनली? मॉलिक्यूलर वेट। समझा? निकाल पाएंगे? आया है सबका आंसर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे फिर। मॉलिक्यूलर मासेस पता है इनके। पीबी क्या होता है? लेड। लेड का मॉलिक्यूलर मास अगर पता है, एटॉमिक मास अगर पता है तो उसको लिख लेंगे। पीओ इज पोलोनियम, पीटी इज टंगस्टन। नहीं, पीटी क्या होता है? प्लैटिनम। टंगस्टन। पीटी तो प्लैटिनम क्या होता है? सॉरी, टंगस्टन क्या होता है? डब्ल्यू होता है ना, टंगस्टन। हाँ, पीटी इज प्लैटिनम। पीआर क्या होता है? पीआर है या उसने कुछ लिखे है, लेकिन अगर अपने आप मन से लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास देना चाहिए। पीआर कौन सा मॉलिक्यूल है? एटम है, सॉरी। पीआर अच्छा, प्रोसीडीमियम ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है, जो भी है उसके एटॉमिक मासेस लिख लेंगे। प्रोसीडीमियम ऐसा कुछ नाम है उसका, जो भी है आगे का कुछ होगा डी ब्लॉक में आने वाला कहीं पर। पीबी के लिए एटॉमिक मास कितना है? 201, 209 सॉरी। पीबी का मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर मैं एम की बात करूंगा, 201। आगे कौन है? पोलोनियम। पोलोनियम के लिए होता है 140। अच्छा, ये पोलोनियम ही है। पीबी के लिए तो हाँ 268 वगैरह ऐसे कुछ आ जाएगा। पोलोनियम इज 201, 209 सॉरी, 201 नहीं। पोलोनियम इज 209। पीआर, पीआर वो प्रेसिडियम जो भी नाम है उसका मॉलिक्यूलर मास है 141। आगे क्या? पीटी, पीटी इज प्लैटिनम, पीटी के लिए है 195। और पीबी का कितना है? पीबी 207। ये मॉलिक्यूलर मासेस अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये PYQ आया हुआ सवाल है, 2015 का सवाल है। इसके अलावा उसने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनके एटॉमिक मासेस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। मैंने अभी लिख कर दे दिया अगर आपको पता नहीं है तो। अब इनको यूज करके मुझे क्या चीज पूछी है? गिवन मास हर किसी का सेम है और आपको पूछा है विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स किससे काउंट होंगे? मोल्स से रिलेट होंगे या काउंट होंगे। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा। नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, यही तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा। तो मुझे हर किसी का नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो पहले वाले के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं लिखूंगा स्मॉल n, वो लिखा जाएगा 10 की पावर -9 अपॉन 207। दूसरे के लिए लिखा जाएगा 10 की पावर -9 अपॉन 209। तीसरे के लिए लिखा जाएगा 10 की पावर -9 अपॉन 141। और चौथे के लिए लिखा जाएगा 10 की पावर -9 अपॉन 195। जो भी है
ये नंबर्स कितने भी गंदे निकल कर आने दो, आपको पता है डिनोमिनेटर जितना छोटा उतनी वैल्यू बड़ी। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़कर मिलेगी। आपको सबसे बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, तो इससे ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। उससे भी ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और छोटा है, और सबसे छोटा इसका डिनोमिनेटर है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसी के होंगे, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी के होंगे। और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे, केवल नंबर ऑफ केवल किसके लिए वो सबसे ज्यादा होगा यही पूछा है, तो किसके लिए होगा? PR। कौन सा ऑप्शन है? बॉम्बे। मैच कर रहा है सबका आंसर? समझा क्या किया? सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन से एटम के लिए आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स का, ये निकालने की कोशिश की। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा या एटम्स भी ज्यादा। क्लियर है? आगे पहले सवाल जैसा ही सवाल है, लैंग्वेज में उसने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ppm पता है ना सबको? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁻6 पार्ट्स। सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलेंगे। पार्टिकल्स पर, हाँ पार्ट्स पर मिलियन या पार्टिकल्स पर मिलियन, बात तो सेम ही है ना। इतने नंबर ऑफ पार्ट्स या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, ppm या पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन का मतलब कितना है? सबसे पहले तो मिलियन मतलब 10 लाख, ये तो नंबर पता है ना सबको। ये नंबर याद रखेंगे क्योंकि ये यूनिट डिराइव होता है यूएस से। यूएस में यूजुअली मिलियन बिलियन इस नंबर्स में बातें की जाती है, हम लैक्स और करोड़ में बातें करते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर आपको याद होना चाहिए। 1 मिलियन इज 10 लाख नंबर्स। ठीक है? तो मिलियन मतलब यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, इतने 1 मिलियन होंगे। ये कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 10⁻6। तो 10⁻6 वीट के 10⁻6 केजी में 12 केजी आयरन है। यही तो बोलने का मतलब है उसका, कि एक आयरन के एक मॉलिक्यूल में 10⁻6 का पार्टिकल, मतलब 10⁻6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गिवन जो भी मॉलिक्यूल है, उसमें आयरन का एक मॉलिक्यूल है या एक एटम, ये बोलने की कोशिश हो रही है। तो 10⁻6 में एक है तो 150 केजी में कितना? यूनिटरी मेथड है, अगर लगाएंगे तो 10⁻6 में एक, तो 150 केजी में कितना, ये निकाल सकते हैं। ये समझा? अगर ये क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख लिया तो ये कितना, ये कैलकुलेशन क्या होगा? x इंटू 10⁻6 इक्वल टू 150 इंटू 1, तो उसको 150 लिख लेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 150 अपॉन 10⁻6 kg। सही है? मुझे ग्राम में चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वगैरह सब हम ग्राम्स में ही लिखते हैं, तो इसको अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो आ जाएगा 150 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻6 ग्राम्स। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 3 और 1 4 -2 बना देंगे, 15 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.15 ग्राम्स के बराबर। इतने ग्राम्स ऑफ Fe मेरे पास बचे इस पूरे 150 केजी ऑफ व्हीट में, बचे या फिर मिल गए मुझे। समझा? 0.15 ग्राम ऑफ Fe। अच्छा, व्हीट के अंदर तो आयरन नहीं होता, आयरन तो केवल इसी कंपाउंड में ही होगा, है ना। हीट के अंदर आयरन नहीं होता ना, तो कोई अलग बायोमोलिकुलर कंपाउंड होगा, कार्बन ऑक्सीजन बेस्ड कोई कंपाउंड होगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो वीट जो भी है उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन वगैरह चीजें आ जाएंगी, उसके अंदर आयरन नहीं होगा, तो आयरन हमने इस अलग कंपाउंड से उसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इतना टोटल आयरन है, तो इसका टोटल कितना मास होगा ये आपको पूछा है, मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स, वही चीज पूछी होगी। इज डन यूजिंग दिस मास इन ग्राम्स, इसका मास इन ग्राम्स मुझे पूछा है। तो आयरन का अगर मुझे मास पता है तो इस पूरे का मास मैं लिख सकता हूं, सही है। पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, कैपिटल एम कितना लिखा जाएगा 56 प्लस एस के लिए 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन विच इज 16 प्लस ये डॉट का मतलब है उसी के साथ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है बाय सम और द अदर मैकेनिज्म, किसी ना किसी तरीके से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड है। तो वो कितने हो जाएंगे 7 इंटू H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 7 इंटू 18 ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वो टोटल कितना होगा कैलकुलेट करके बताएंगे, ये करिए कैलकुलेट खुद से। 278, बाकी लोग वेरीफाई करेंगे। आ रहा है 278? हाँ। अब बताइए जरा इसके आगे क्या किया जाएगा। अगेन यूनिटरी मेथड ही है, जरा सोचकर बताएंगे इसके आगे क्या किया जा सकता है। कितने ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ आयरन है 56, तो कितने ग्राम ऑफ दिस में 0.15 ग्राम आयरन होगा। यूनिटरी मेथड कर सकते हैं, लिखकर बताएंगे फाइनल आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे। 56 ग्राम्स ऑफ आयरन, 56 ग्राम्स ऑफ आयरन is associated with या is found in 278 grams of given molecule, सही है। अब मुझे आयरन एक्चुअली में कितना चाहिए, एक्चुअली में चाहिए था 0.15 ग्राम Fe, और ये कितना होगा, यही तो यूनिटरी मेथड बना इसका। तो अगर मैंने इसको x लिख लिया तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, x will be written as x will be equals to 278 into 0.15 upon 56, सही है। क्या ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है कुछ किसी नंबर्स के साथ, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर नियरेस्ट इंटीजर को टिक करना है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन किया जाएगा। ये कितना 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 139, और कुछ डिवाइड किया जा सकता है इसको 15/100 कर दो, 5 3 5 2 0, 139 इंटू 3 कितना 9 3 27, कैरी आया 2, 9 9 कैरी आया 11, 1 3 प्लस 1 417/28 इंटू 2, ये 1 0 एज इट इज, 28 दूने 560, ये नंबर बचा, यही नंबर आया है सबका। ये नियरेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा, कुछ गलत किया है क्या, हाँ 12 इंटू वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना पहले, अच्छा ये 1 लिखा, हाँ यहां पर गलती हुई बेटा, ये तो 10⁶ में 1 लिखा, तो वो तो 1 पार्ट पर मिलियन हुआ ना, हमें 12 पार्ट पर मिलियन चाहिए, तो 10⁶ में 12 है, ये गलती हुई ना। इसको कुछ नहीं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो 10⁶ में 12 है, 150 में केजी में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 10⁶ इक्वल टू 150 इंटू 12 आएगा, सही है। यहां पर भी ये केजी के जगह पर 150 इंटू 12 अपॉन 10⁶ केजी इतना बचेगा, तो जो भी नंबर आएगा इसको इंटू 12 करना बाकी है, ये ग्राम्स में आ गया, ठीक है। गलती करेक्ट कर ली, इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरा सही कैलकुलेट किया है हमने। ये जो फाइनल x इंटू इतना है, ये x के जगह पर यहां पर 1, ये करेक्ट कर लेंगे बस, 0.15 इंटू 12
ग्राम ऑफ Fe ये बचा। और अगर मैंने x को कैलकुलेट किया तो ये नंबर को बस करेक्ट कर लेंगे, ये भी सही था वैसे। x लिखा जाएगा 0.15 इंटू 12 इंटू 278 अपॉन 56, सही है। x इंटू 56 इक्वल टू ये नंबर ना, सही है ना। ये 15 को अगर मैंने 0.15 को अगर 15 अपॉन 100 लिख लिया तो 5 3 जा 5 20 जा 56 को कैंसिल किया 28 बचा, इसको कैंसिल किया ये कितना बचेगा, इसको मत कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ये 6 बचा। एक 0 से 27.8 हो गया, 27.8 अपॉन 28 करीब करीब 1 में नियरेस्ट इंटीजर लिखना है ऐसे भी। 27.8 अपॉन 28 बहुत क्लोज नंबर है दोनों, तो इसको करीब करीब मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं। x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 3 जा 18 इंटू 27.8 upon 28 which is approximately 18 into 1 which is answer will be 18 के बराबर। नीचे 2 भी बचा था, ठीक है, तो आंसर 9 आ जाएगा। फिर ये 2 से 6 भी कैंसिल कर लो, ये 3 का बचा, 3 इंटू 3 ये बचा 9 और फिर 9 इंटू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। क्लियर है, समझा सबको क्या किया है। प्योरली यूनिटरी मेथड का सवाल है, बट 2 बार यूनिटरी मेथड लगाई है, पहले पार्ट्स पर मिलियन के लिए और उसके आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी अमाउंट ऑफ मास निकालने के लिए। क्लियर है, चले आगे। ये सारे PYQs है, तो आपको अल्टीमेटली इस लेवल पर तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। ठीक है, जब आप इस चैप्टर की पूरी तैयारी हो जाएगी या आप सारे सवाल हो जाएंगे आपके, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने आने चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ना बुक का, ना फॉर्मूला बुक का, ना आपके क्लास नोट्स मॉड्यूल का, ना टीचर का। हाँ, 10 सवाल करोगे तो 4-5 ही बराबर आएंगे, क्योंकि उतनी डिफिकल्टी लेवल होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो 5-6 सवाल भी अगर आपके आ रहा है 10 सवालों में से, तो अच्छा नंबर है वो। फिर बचे हुए क्वेश्चंस को आकर डाउट्स में पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इसकी पूरी प्रैक्टिस होने के बाद, इस तरीके के इतने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को आपको 50% 60% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे अगला सवाल। बेंजोइक एसिड पता है क्या होता है? नहीं पता? लिखवाया है इससे पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवा के देंगे इसका। C6H5COOH। ये जानबूझ के C को उसी के साथ नहीं डाला है, क्योंकि ये COOH अलग ग्रुप होता है, C6H5 अलग ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग पता है? बेंजीन रिंग क्या होती है? C6H6 ऐसी होती है ना बेंजीन रिंग। तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यही होगा। तो ये C6H6 होगा। इसमें किसी भी एक जगह का H हटा दो और उसके जगह पर COOH अगर जोड़ दो, तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। या आगे का जो COOH है, CO2H भी नहीं लिखते उसको, COOH ही लिखता है, क्योंकि उसका भी कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये हम 12th स्टैंडर्ड में सीखने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी फिलहाल अगर आप इसको COOH भी लिख लोगे तो C6H6 का एक H हट गया तो C6H5 और आगे COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब फॉर्मूला को यूज करके उसका जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। एक बार सवाल पढ़ के कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप होगी रिएक्शन को लिख पाना। आपको बोला है NaHCO3 उसके साथ ऐड करना है और CO2 को रिलीज करना है। सही है, तो C6H5 पॉजिटिव आयन बनेगा, COOH नेगेटिव आयन बनेगा। COOH के साथ क्या जुड़ेगा? Na तो जुड़ेगा, उसका Na प्लस अलग है, HCO3 माइनस अलग है। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, बचा हुआ पार्ट बाहर निकल कर आएगा CO2 के साथ। C6H5 COOH प्लस आगे क्या ऐड करना है? NaHCO3
अगर इसको भी मैं ब्रैकेट जानबूझ के बनाकर लिखूंगा, ब्रैकेट क्यों बना रहा हूं, ताकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें भी एक H फिर से पॉजिटिव आयन है, बट वो HCO3 माइनस के साथ एक बार जुड़कर आएगा, ठीक है। अब ये मुझे देगा क्या, नहीं केवल CO2 नहीं ना, पहले तो जो भी उसका प्रेसिपिटेट वगैरह निकलेगा वो तो लिख लेंगे। Na कर देंगे क्या, हाँ तभी जाके निकलेगा। CO2 निकलने के लिए, CO2 पहले तो निकल कहां से सकता है, क्या यहां से निकल सकता है, ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर जो भी C6H5 इसमें से तो CO2 नहीं निकलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना निकलेगा, तो निकलेगा तो आगे आने वाले जो भी रिएक्टेंट है उसी में से निकलेगा, तो इसमें से CO2 नहीं निकलने वाला, वो निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बार बार आएगी भी आपके सामने, तो इसको जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका सबसे बेसिक मॉलिक्यूल क्या है, NaHCO3 का बेसिक मॉलिक्यूल है H2CO3। H2CO3 अगर लिखेंगे, H प्लस अलग होगा, CO3 माइनस, CO3 2 माइनस बनकर निकलेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होगी, तभी जाके हाइड्रोजन 2 लगे उसके साथ, ठीक है। ये टूटता है H2O प्लस CO2 में, ये एक बेसिक रिएक्शन है, इसको हमें याद रखना है। तो इसी रिएक्शन को पकड़ के अगर मैं यहां पर लगाने की कोशिश करूंगा, तो इसमें जो HCO3 है, इसमें से H2O बाहर निकलेगा और CO2 अलग निकलेगा, ठीक है। वैसे ही मुझे CO2 मिलने वाला, तो ये Na को गायब करना है पहले, वो Na यहां से हटकर वहां पर चला जाएगा, वहां पर कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करना आसान है या इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना आसान है, एसिड वाला पार्ट ये है, तो एसिड वाला ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसको लिखा जाएगा C6H5 एज इट इज COONA, इस H के जगह पर Na आ गया, ये एक सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव H और OH नहीं है, इसमें डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव आयंस Na प्लस और बाकी का पूरा माइनस ऐसे बचे, ये एक सॉल्ट बन गया। अब जो बचा है उसका हाइड्रोजन बाहर निकला, वो इसके साथ आ जाएगा, यहां पर HCO3 था, उसका हाइड्रोजन इसके साथ आके H2CO3 बन गया, जो इस तरीके से टूट गया और वो बन गया H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन समझिए। अब इसको बैलेंस भी करना है, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस दिख रही है आपको, यहां पर Na के एक मॉलिक्यूल थे, Na का एक ही मॉलिक्यूल है, H कितने थे, C6H5, तो C6H5 एज इट इज बनकर बैठा हुआ है, COO भी एज इट इज बन के बैठा हुआ है, यहां का एक H और यहां का एक H, ये H2 में यूज हो गया, यहां का CO3 का एक O H2O में यूज हो गया, बचा CO2 एज इट इज आगे आ गया, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है एज इट इज, समझा है। अब इसके आगे को सॉल्व, इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या बोला इसके आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है आपको, कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिख रही है सवाल में, थोड़ा जोर से बोलेंगे, 11.2 लीटर्स वाला, ये नंबर अच्छा है, ये हमने बात की हुई है इसके बारे में, क्यों अच्छा होता है ये, 11.2 लीटर्स एट STP इज हाउ मेनी मोल्स, हाफ मोल, 22.4 का आधा नंबर है ये, तो ये हाफ मोल मुझे मिल गया एट STP, इसका कोएफिशिएंट 1 है, जिसके कोएफिशिएंट 1 होंगे वो सारे हाफ मोल ही होंगे, तो ये भी हाफ मोल होगा, ये भी हाफ मोल होगा, ये भी हाफ मोल होगा और ये भी हाफ मोल के ही बराबर होगा, ये बात समझ में आई है। तो मुझे बेंजोइक एसिड हाफ मोल यूज करके कितने ग्राम्स यूज किया है ये पूछा है, x ग्राम्स मुझे पूछा है, तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, इनटू हाफ करके उसका रिक्वायर्ड मास भी आपको मिल जाएगा, समझा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, 6 और 1 7 बार कार्बन, 7 इंटू 12 प्लस 5 और 1 6 बार हाइड्रोजन प्लस 2 बार ऑक्सीजन, 2 इंटू 16, बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, 122, ये मैच करा सबका, 122 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो 1 मोल में 122 ग्राम्स मास होगा,
एक्चुअली में कितना यूज किया, हाफ, उसमें कितना मास आना चाहिए 61 ग्राम्स, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 61 ग्राम्स यूज होना चाहिए। समझा है? अच्छा सवाल है। मैथमेटिकली कुछ चैलेंजिंग है क्या? बहुत आसान है मैथमेटिकली, बट उससे पहले इक्वेशन बनाना अगेन क्रूशियल स्टेप होगी, इक्वेशन को बना पाना। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नाम और उनके ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ये याद रहना जरूरी है। और कौन सा आयन जैसे Na+ किस आयन को रिप्लेस करेगा, ये आपको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म्स के साथ पता चलना चाहिए। ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ये इमीडिएटली तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी उतने ज्यादा रिएक्शंस देखे नहीं है। तो जितने ज्यादा रिएक्शंस आप सॉल्व करते जाएंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता जाएगा, उतना आपको वो धीरे धीरे आते जाएगा। आगे मास ऑफ मीथेन, मीथेन पता है ना, CH4। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। कंबशन मतलब जलना, जलने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट वाले साइड में मीथेन तो उन्होंने दे ही दिया था, उसके साथ ऑक्सीजन भी लिखा जाएगा। वो लैंग्वेज में बोल दिया उसने, वो आपको इक्वेशन में वगैरह कुछ नहीं दिया है। वो बोल रहा है केवल कंबशन, कंबशन मतलब जलना, जलने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो ऑक्सीजन हमेशा रिएक्टेंट साइड में आएगा। ठीक है, और इसको याद भी रखेंगे, हर कंबशन वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन आना जरूरी है। तो रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। मीथेन होता है CH4, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसने क्या क्या दे दिया, कंबशन में क्या क्या निकलता है, CO2 निकलता है, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, और पानी वगैरह बन सकता है। तो पहले तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, आगे H2O बन जाएगा बचा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही है, तो CO2 अगर यूज हो गया, आगे बचा H2O। इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 + 2 टोटल 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2O2, और कार्बन 1 था, कार्बन 1 ही है, बैलेंस हो गया। समझा? तो क्या बोला आपको, इतना जो भी रिएक्शन हुआ 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ, 22 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, 44, याद रखना ये नंबर। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए हाफ। तो अगर इसके हाफ है तो H2O के कितने बन जाएंगे, CO2 का अगर 1 था तो H2O के 2 थे, इसका अगर हाफ है तो इसके हो जाएंगे 1, हाफ इंटू 2, तो इसके 1 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अगर इसका 1 है तो ऑक्सीजन के 2 थे, इसका हाफ है तो ऑक्सीजन के कितने 1, और इसका 1 है तो CH4 का भी 1, तो इसका हाफ है तो उसका भी हाफ। तो कितना ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड है, हाफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, रिक्वायर्ड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गया हाफ के बराबर है, तो रिक्वायर्ड मास कितना हो गया, कैपिटल M इंटू 1/2। कैपिटल M कितना है CH4 का 16, 12 + 4, तो टोटल मास, रिक्वायर्ड मास कितना हो जाएगा 8 ग्राम के बराबर। सही है, आंसर क्या होगा 8 ग्राम्स के बराबर। समझा सबको? आसान है सवाल, रिएक्शन बैलेंस करना भी आसान है, रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। CH4 + H2 + O2 विल गिव यू CO2 + H2O। ठीक है, आगे क्या हुआ, आ रहा है ना सारे आंसर्स, सवाल समझ में आ रहे हैं? चीजें इमेजिन हो रही है, एक प्लेट का एरिया दे दिया है, उसके ऊपर कुछ थिक कोटिंग लगा दी है सिल्वर की, तो वॉल्यूम पता चल जाएगा आपको, एरिया इंटू वो थिकनेस।
इतना वॉल्यूम हो जाएगा। आपको डेंसिटी दी है, वो डी मतलब डेंसिटी होगी, ब्रैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से आपको मास मिल जाएगा। एटॉमिक मास आपको पता होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आसान है या नंबर ऑफ एटम्स निकालना आसान है, इंटू Na कर दीजिएगा। वही आपको पूछा है, 10 टू द पावर 23 दिया है, वहां से भी हिंट मिल रही होगी। 10 टू द पावर 23 एक ही नंबर में आता है विच इज Na, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के इंटू Na कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज करेंगे, जरा सा ट्राई करिए सब लोग। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम होगा। यूनिट्स दोनों के अलग अलग है, यूनिट्स को सही से देखेंगे। डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे मोल्स में ग्राम सी चाहिए, तो ये यूनिट अच्छा है। ये वाला यूनिट अलग है, इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सारे यूनिट्स अच्छे बन जाएंगे मेरे लिए। ये सेंटीमीटर ही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब, सारे यूनिट्स अच्छे बन गए ना, सेम ही यूनिट बन गए। तो वॉल्यूम जब मैं लिखूंगा, वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, पहले तो थिकनेस 0.05 इंटू एरिया 0.05, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, एक मीटर, एक साइड का मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 100 बन गया, दूसरे साइड का भी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा, वो भी इंटू 100 होगा, तो 100 इंटू 100 विच इज 10 टू द पावर 4, तो मीटर स्क्वायर कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 के साथ। ये सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम होगा। क्या नंबर आ रहा है ये, 1 2 डेसिमल प्लेस, 1 2 डेसिमल प्लेस 10 की पावर -4 कैंसिल, कितना वॉल्यूम आया, 25 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर इसका वॉल्यूम आ गया। क्या ये बात क्लियर है, इतना आ गया सबका। अब आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, क्या आप मास निकाल सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास लिखा जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डी। वॉल्यूम कितना है 25 इंटू डेंसिटी है 7.9, और यूनिट हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब विच इज ग्राम। इतना गिवन मास मुझे पता चल गया एजी का। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर लिखेंगे यहां से, वो कितने लिखे जाएंगे, 7.9 इंटू 25 अपॉन कितना 108 ना, गिवन मास उसका 108 है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास सॉरी, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, कैपिटल एन विल बी इक्वल टू 7.9 इंटू 25 अपॉन 108 इंटू Na विच इज 6.023, उसको करीब करीब 6 ही लिख लो क्योंकि राउंड ऑफ ही करना है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 के टर्म्स में ही आपको आंसर चाहिए, तो जो भी नंबर बचा उसी को हैंडल करेंगे। इस नंबर को जरा लिखने की कोशिश करिए, क्या क्या आता है ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 6 इंटू 7.9 इंटू 25 अपॉन 108, 3 2 जा 3 3 जा कैरिया 1 3 6 जा 36, 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 18, तो नंबर आ गया 7.9 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन 4 अगर कर दिया 7.9 इंटू 25 इंटू 4 100 अपॉन 18 इंटू 4 18 36 72 72 हो जाएगा डिनोमिनेटर। 7.9 अपॉन 72 क्लोजेस्ट इंटीजर 1 ही होगा उसका, 1 नहीं सॉरी 1/10 के आसपास होगा, तो 100/10 करीब करीब 9 या फिर 10 के आसपास कुछ नंबर आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है ना, 9 या फिर 10 आंसर होगा, उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जरा सी। तो ऐसे लिखने से ज़्यादा बेटर यही दिख रहा है, 7.9 इंटू 25 अपॉन 18, ये किससे कैंसिल हो रहा है, हाँ 10.7 आंसर आ रहा है, तो 11 आंसर आ रहा है क्या, अच्छा तो कुछ दिया तो नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये अपॉन 9 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा, 3 3 ज़ा फिर ये आ जाएगा 3 2 ज़ा कैरिया है 1.6 कैरिया है 133, अगर इसको भी कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 2.6 के जगह पर 0.26 के जगह पर 8 बचा 2 7 बचा 2 7 7 इंटू 12.5, इसको कैलकुलेट करेंगे 877 और ये 12.5, डेसिमल सारे एंड में डाल देंगे,
35 3 38 3 8 5 40 43 0 7 दूनी 14 1 14 15 1 0 7 7 8 5 8 4 12 7 5 12 13 16 7 14 15 15 4 19 डेसिमल कितने थे उसके 3 और इसका 1 1 2 3 4 10.9 के आसपास आंसर आ रहा है करीब करीब। आपने एग्जैक्ट किया होगा, मैंने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर लिया, या मैंने एग्जैक्ट किया आपने अप्रोक्सीमेट किया होगा, जो भी है नंबर 10.9 10.8 10.7 इसी के आसपास आ रहा है। राउंड ऑफ करेंगे, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 11। क्लियर है? हमने यहीं पर अंदाजा लगा लिया था 9-10 के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, आंसर 11 आ रहा है तो आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये एग्जैक्टली 10.9 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करेंगे, आंसर होगा 11। आ रहा है? समझा सबको क्या किया? कोई है जिसको समझा ही नहीं कि क्या हुआ है सवाल में? नहीं ना? चले आगे, समझ में आया था? अगला सवाल। केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है, क्या होगा हमें फर्क नहीं पड़ता उस बात से, लेकिन उसका परसेंटेज दे दिया। ठीक है, या परसेंटेज पूछा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम X लिख लेंगे, कंबशन किया है तो प्लस O2 लिखा जाएगा, ये मुझे देगा समथिंग Y प्लस CO2। तो इसका मास कितना मिला? 0.792। सही है, फ्रॉम उतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाँ, रिएक्शन में यहां पर जो कार्बन है वो सारा का सारा यहीं से आएगा, इस एक्स में से ही आएगा, क्योंकि आगे तो कुछ कहीं पर कार्बन है नहीं। तो इसका कार्बन का जो भी नंबर है या जो भी मास है वो सारा का सारा मास यहां पर होगा। समझ में आ रही है बात? तो कार्बन का मास जरा इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टोटल मास है 0.792, कार्बन का मास कितना है? 12 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू 100। इतना परसेंटेज ऑफ कार्बन CO2 में एग्जिस्ट कर रहा है। समझा? नहीं समझा? तो 0.792 ग्राम्स के अंदर कितना कार्बन एग्जिस्ट करेगा? 0.792 टोटल मास इंटू इतना, ये समझा? इतना परसेंटेज ऑफ कार्बन है इन CO2। CO2 के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना हो गया। टोटल मास अगर 100 है तो 100 में से कितना परसेंट? 12/44 इंटू 100, इतना कार्बन होगा। सही है? तो गिवन मास खुद है 0.792, इसमें कितना होगा? यूनिटरी मेथड की बात समझी है? CO2 का अगर 100 ग्राम का मास होता तो उसके अंदर कार्बन कितना होता? इतना परसेंटेज। तो 12/44 इंटू 100, वो इंटू 100 वही मास के लिए लिखा गया। ठीक है, तो इतना मास ऑफ कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे इतने टोटल मास में कितना एग्जिस्ट करेगा? यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू अगर x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.792 इंटू 12/44 इंटू 100/100 कैंसिल होना। इतना मास ऑफ कार्बन CO2 में है एक्चुअल, उतना ही मास ऑफ कार्बन इसमें भी होगा क्योंकि वहीं से आ रहा है। समझा? तो मास ऑफ कार्बन इन X कितना है होगा?
मास ऑफ कार्बन इन CO2, सही है। और ये खुद कितना निकल कर आया 0.792 इंटू 12/44। ये बात समझ में आई है? ये बात समझिए सबको। मास ऑफ कार्बन हमने निकाला इन CO2, उतना ही मास ऑफ कार्बन इन X होगा। अब मुझे मास ऑफ कार्बन इन X पता है, मास ऑफ X पता है, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितना होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन X क्या लिखा जाएगा? ये परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 था, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ कार्बन 0.792 इंटू 12/44 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज 0.492 इंटू 0.492 अपॉन 0.492, इतना हो गया मास बाय मास। परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 भी करना होगा। समझा है? नंबर समझ में आए? आपको नहीं समझा? पक्का? बाकी सबको समझ में आया है? अब इसको कैलकुलेट करना है, यही फाइनल आंसर होगा। यही तो पूछा है ना आपको, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन X, वही होगा ये। तो इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके डेसिमल प्लेस इसके डेसिमल प्लेस से हटा दो, दोनों के 3 और 3 ही है, तो आ जाएगा 12 इंटू 792 अपॉन 44 इंटू 492, 92 थे ना दोनों, हाँ, इंटू फाइनली आगे 100। तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे कैंसिल हो रही है? 2 6 2 22, ये आ जाएगा 11, ये क्या बचा? अच्छा 11 से डायरेक्टली कैंसिल भी तो हो रहा है ना, ये 11 2 जा, ये आ जाएगा 11 7 जा 77, बचा 2 22, ठीक है। ये अगर कैंसिल कर देंगे ये बचेगा 36। तो इसका आंसर थोड़ा बहुत सॉल्व करके 6 इंटू 36 अपॉन 492 इंटू 100 इतना बचा है। 3 2 जा 3 से हो रहा है क्या? हाँ 3 से हो रहा है ना। 3 1 जा कैरी आया 1, 6 जा 18 कैरी आया 1 4। 2 से अगर फिर से कैंसिल कर देंगे ये आ जाएगा 82 के बराबर। 36/82 इंटू 100। अगर फिर से 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 18 अपॉन, ये आ जाएगा 41। तो ये नंबर करीब करीब आ गया 18 अपॉन 41 इंटू 100 के बराबर। कितना परसेंटेज आ रहा है ये करीब करीब? 18/41। 41 से डायरेक्टली डिवाइड करना होगा क्योंकि 41 प्राइम नंबर है, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। 41 1800 अपॉन 41 कितना आ रहा है? 41 4 जा 6 कितना हो जाएगा? 164 के बराबर। सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 16, 164 अगर करेंगे -164 हो जाएगा, -4 का, तो 44 से थोड़ा सा छोटा, 44 या 46 क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्या दिया है? आंसर की है ना आपके पास? 44 है या 46 है? अप्रोक्सीमेटली किया है हमने, तो एग्जैक्ट आंसर एक बार थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। मेरा आंसर तो 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसको 44 को राउंड ऑफ किया जा सकता है, नियरेस्ट इंटीजर बोला भी है। एक बार आंसर चेक करेंगे बस। 44 ही दिया है ना? हाँ, ये समझा? 1800 अपॉन 41 आंसर आया है। 1800 अपॉन 41 अगर करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, यहां तक अगर सॉल्व करोगे ये 164, 180 अपॉन 160 -164, ये बचा 16, 0 ऊपर का एज इट इज आया। तो इस 160 को डिवाइड करने के लिए 41 इंटू 4 अगर कर दिया तो 164 होगा, तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है इससे, तो 43.9 के आसपास अगर करेंगे तो ये -160 होके ये 0 के बराबर आ जाएगा। 43.9, 43.8 ऐसे कुछ नंबर आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट 44 से डिवाइड कर रहा है तो -4 का रिमाइंडर बच रहा है, मतलब मेरा डिवीजन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अगर ये नंबर 1804 अपॉन 41 होता तो ये एग्जैक्ट इक्वल टू 44 होता। सही है? तो अगर बाय 4 कर देते 164 -164 एग्जैक्ट 44 हो जाता, बट ये नंबर उससे थोड़ा सा छोटा है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 43.9 समथिंग, 9798 जो भी है। तो इसको एग्जैक्ट अगर लिखना है राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, ये आंसर हो जाएगा 44% के बराबर। क्लियर है? समझा सबको क्या किया है सवाल में? पहले मैंने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन से ये समझा कि कार्बन केवल X से मिलेगा,
ठीक है, तो मैंने पहले लिखा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, उससे मास ऑफ कार्बन लिख लिया इन CO2। मास ऑफ कार्बन इन CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन X, क्योंकि वहीं से आ रहा है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन इन X लिख लिया, टोटल मास आपको दिया ही था X का 0.492, डिवाइड अगर कर देंगे इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा। समझा है? चले आगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडीएस है, थोड़ा सा गंदा है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर्स को हैंडल करना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सही से करना, अप्रोक्सीमेशन सही से करना, ये चीजों की थोड़ी बहुत जरूरत होगी। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। 842 एक सवाल हो जाएगा ना, 845 तक होता है ना क्लास। ठीक, एक सवाल कर लेंगे, सिमिलर टाइप का ही सवाल है, एग्जैक्ट नंबर दिया है क्या, 0.492 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO। ठीक है, 0.792 CO2 एंड इतना H2O वाज प्रोड्यूस। ठीक है, हाँ, अब इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, बट ऑक्सीजन H2O में भी है और CO2 में भी है, सही से देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। X प्लस O2 विल गिव यू, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H2O प्लस CO2। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड पूछा है वहां पर। ठीक है, तो अगेन कार्बन, इसमें CHO और तीनों भी चीजें हैं, तो इसका जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो यहीं से आएगा, इसका जो हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा वो भी यहीं से आएगा, और उन दोनों का मिला के जो परसेंटेज होगा 100 माइनस दैट ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा, क्योंकि टोटल CHO की यही तीन चीजें है ना, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मिला के जो परसेंटेज होगा उसके अलावा बचा हुआ केवल ऑक्सीजन का ही होगा, तो 100 माइनस दैट विल बी ऑक्सीजन का परसेंटेज। मैं डायरेक्टली ऑक्सीजन का नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर भी है, तो इसका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि कितना ऑक्सीजन इससे आ रहा है और कितना ऑक्सीजन इससे आ रहा है ये मुझे नहीं पता ना। अगर ये एग्जैक्ट कंपाउंड दिया जाता तो मैं निकाल सकता था, वो मुझे नहीं पता, तो मैं एग्जैक्ट ऑक्सीजन का नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करना है। क्या होगा रिवर्स कैलकुलेशन? कार्बन का वेट परसेंटेज निकालो, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो, दोनों को ऐड करो, और 100 माइनस दैट विल बी ऑक्सीजन का परसेंटेज। ये लॉजिक समझा है सबको? मैथमेटिक्स करेंगे, इक्वेशन वगैरह लिखेंगे, बट लॉजिक समझ में आना जरूरी है। समझा है लॉजिक? चलिए, तो अगेन कार्बन का मास लिखने की कोशिश करेंगे ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको तो एंड में यूज करेंगे। कार्बन CHO 0.7938 ऑफ CO2 इतना मिला, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया? मास ऑफ कार्बन इज 12/44, वो तो नंबर उतना ही होगा, मास कार्बन का 12, CO2 का 44 इंटू CO2 कितना प्रोड्यूस हो गया 0.7938, इतना मास ऑफ कार्बन हो गया प्रोड्यूस, तो उसमें भी उतना ही हो जाएगा, है ना। तो इसका परसेंट मास ऑफ हाइड्रोजन भी अगर लिख लेंगे, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 2/18, 2/H2O का 18 इंटू मास ऑफ वाटर कितना था 0.4428, सही है। इतना मास ऑफ कार्बन, इतना मास ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों केवल X से ही आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन X कितना हो गया? मास ऑफ कार्बन इन X 12/44 इंटू 0.7938 अपॉन मास ऑफ X विच इज 0.492 इंटू 100। समझा? मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू 100, यही तो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा ना, है ना, बात समझी है। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखेंगे इन X, वो हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2/18 इंटू 0.4428 अपॉन मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट विच इज 0.492 इंटू 100। ये सही है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखा जाएगा इन X 100 माइनस ये दोनों, सही है। तो 100 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि तीनों में 100 है ही, तो ये 1 माइनस ये और ये, इन दोनों का एडिशन, सही है। तो माइनस साइन के साथ फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, ये क्या आ जाएगा 6/22, क्या जाएगा 1/9, तो इसको और डिवाइड किया जा सकता है ना, 3/11 होगा ये,
3/11 इंटू 0.7938 प्लस 1/9 इंटू 0.4428 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो ऐड कर दिया, 0.492 इंटू 100, बाहर कॉमन निकाल दिया। ये फाइनल आंसर आ रहा है, ये समझा? इसको कैलकुलेट करके बताइए दोनों नंबर्स क्या आ रहा है। नंबर्स गंदे आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ये मान के चलिए, जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री, प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, नंबर्स गंदे ही आएंगे, उनको आपको डील करना ही पड़ेगा, ठीक है? गंदे नंबर्स को हैंडल करने की ही प्रैक्टिस करना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करना है। जितना आप इनको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, उतना आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, उतना आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा 7 + 3 10, ये 8 प्लस ये 11 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, इसको एलसीएम अगर ले लेंगे 100 इन ब्रैकेट 0.492 अपॉन 0.492 माइनस ये दोनों नंबर्स, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.044 को डिवाइड करिए 3 से, सॉरी 4 से, आ जाएगा 36, बचा 9 8 9 जा 81, कैरी आया 1 2। अच्छा ये तो अच्छा नंबर आ गया ना, 0.4428 बाय 9 0.0492 आ गया, नीचे 0.492 है, वो अच्छे से हैंडल हो जाएगा। और ये नंबर कितना है? ये भी ऐसे ही कुछ आ रहा है, इसको डायरेक्टली कर नहीं पा रहे हैं, तो 3 इंटू 0.7938 बाय 11, ये अगर डिवाइड कर दोगे 3 इंटू 0.0, ये 7 जा 77, बचा 2 2 जा कैरी आया 1 1 जा बचा 7, ये कितना हो जाएगा 6, बचा 4, 66 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, इसको लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 7, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है? 7 4 7 4 वो अल्टरनेटिवली आगे चलता जाएगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 3 3 जा, ये आगे का हटा दो, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 3 इंटू 1 3 + 1 4, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 21 एज इट इज 0.21, ये नंबर आ जाएगा 0.21648 जो भी है, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 0.21648 को 0.2165 लिखा जा सकता है, 48 को 5 अप्रोक्सीमेट कर दिया, ठीक है? इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.492 माइनस 5 और 2 7, 9 + 6 15, कैरी आया 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 0 पॉइंट, इतना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसको अगर 0 लिख लिया, 0 - 7 3, 1 - 5 6, 8 - 6 2, 4 - 2 2, 0.2263 अपॉन 0.492 इंटू 100, यही नंबर आ रहा है। 3 डेसिमल प्लेसेस अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये आ जाएगा 226 अपॉन 492, एक डेसिमल प्लेस अगर यहाँ से दोनों डेसिमल प्लेसेस अगर हटा देंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 22630 अपॉन 492 के बराबर। इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर कुछ आ जाएगा 492 का एग्जैक्ट आधा होगा 246, ये उससे छोटा है, 226 इज लेस देन 246 ना, तो 50% से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, 42 44 45 46 ऐसे कुछ नंबर आना चाहिए। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, बट अगर ट्राई करोगे करने का तो फाइनल आंसर इसका क्या आना चाहिए? 22630 डिवाइडेड बाय 492। ये मैं कर सकता हूँ कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे, आपको नहीं करना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी टाइम भी थोड़ा सा कम बचा है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये नंबर आता है 45.99, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 46 के बराबर। आ रहा है आंसर? एग्जैक्ट फाइनल आंसर आप खुद से घर पर भी कर सकते हैं, उसको डिवाइड वगैरह करना, बट यहां तक आ गए थे चीजें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को ऐड करके 100 माइनस दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये समझ में आया था और उनके नंबर्स समझ में आए थे। उसके आगे का जो भी मैथमेटिक्स है वो आप घर पर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, आंसर 45.99 के आसपास कुछ आ जाएगा, उसको अप्रोक्सीमेटली 46 लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए आज यहीं पर रुकेंगे,
कल वाले क्लास में इसी के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आपकी टेस्ट कब है? मंडे 16 को है ना, सैटरडे को, 16 को सैटरडे है, तो उस दिन टेस्ट रखी जाएगी। तो उस दिन क्लास नहीं होगा ऑफ कोर्स, उस दिन टेस्ट ही होगी। और उससे पहले पहले मतलब कल का क्लास है, आज का ट्यूसडे है ना, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तीन लेक्चर्स है, ट्राई करेंगे 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, खत्म नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने सवाल हो पाएंगे उतने करेंगे, बचे हुए सवाल आप घर पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट से पहले पहले अगर ये खत्म हो जाएगा तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये टारगेट रखेंगे कि टेस्ट से पहले हमें इसको खत्म करना। ठीक है, चले आगे। और बचे हुए सवालों को तो आप घर पर कर ही सकते हैं, जो भी हमने इसमें छोड़े हुए हैं वो तो घर पर ही कंप्लीट करना है। चलिए, थैंक यू।